जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप एक बात आपको बताना चाहते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, क्या होता है सर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। एक बात और याद रखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कोई फॉर्मूला नहीं होता है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका बताने के क्या रीजन है सर? हम आपको बताना चाह रहे हैं ए एक्स की पावर एन माइनस में ए पर पावर एन पूर्णतः विभाजित है एक्स माइनस ए। ये कब विभाजित सत्य होगा? जब एन बोला गया सभी प्राकृतिक संख्याओं एन के लिए है या एन केवल विषम के लिए है, एन केवल सम के लिए है, उसके बारे में सोचिए। अगर ए पे पावर एन माइनस में बी पे पावर एन अगर ये ऑड रहे तो एक फॉर्मूला ए माइनस बी बनता है, आगे जो भी बने एक फैक्टर ए माइनस बी। देखो अगर ऑड है ए माइनस बी एक फैक्टर बना, अगर ये इवन भी हुआ तो एक फैक्टर ए माइनस बी बनता है, माइनस में एक फैक्टर ए माइनस बी बनता है। लेकिन सर यही चीजें प्लस में रहे तो सर जी ए पर पावर एन रहे तो याद रखना है कि अगर ये एन ऑड रहा तो एक फैक्टर बनता है। अगर मान लीजिए और समथिंग कुछ होगा, अगर ए पर पावर एन प्लस में बी पर पावर एन अगर ये इवन रहा तो इसका नो फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं होता है, केवल ये अपवाद होता है। तो ये ऑड रहे या इवन रहे किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए एक फैक्टर इसका a माइनस बी बनता है। तो x के पावर n माइनस a पर पावर n पूर्णतः विभाजित इससे कब होगा? जब ये सम भी रहे और विषम भी रहे, कि दोनों में a माइनस बी का एक फैक्टर, देखो यहां भी बन रहा है यहां भी, एक बार मैंने सम रखा एक बार विषम रखा, तो ये किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए वैलिड है, प्राकृतिक संख्या के लिए वैलिड है। क्या बच्चे कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बोला गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868, 2764 को भाग देने पे प्रत्येक दशा में 12 शेषफल बचता हो। अगर कोई शेषफल बच रहा हो तो उस शेषफल का काम होता है कि सबसे पहले उसको हटा ले। अगर कोई कचरा, शेषफल को कचरा भी बोल सकते हैं, कोई शेषफल है उस शेषफल को पहले घटा लेते हैं, जो बचता है उसी का हम एचसीएफ निकाल देते हैं। जो संख्या आता है सबसे पहले 1356 हमारे पास संख्या है, दूसरी संख्या हमारे पास 1868 है, तीसरी संख्या 2764 है। मेरे पास शेषफल 12 बचाना है, यहां भी 12 है यहां भी 12 है, तो सबसे पहले हम शेषफल को हटाएंगे। सर जी ये होगा 4 4 1314, ये होगा सर जी 6 5 1856, ये होगा सर 2 5 2700। ये सर जी ये संख्या आप देख रहे हैं और इस संख्या का अब एचसीएफ चाहिए। अब एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए सर जी। अब एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ के लिए जानते हैं किसी भी दो संख्या का अंतर ले लीजिए जिसकी कम से कम जो है अंतर आए। सर इसी दोनों के अंतर लेते हैं। सर जी 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, 5 में से 4 जाएगा 1 होगा, ये होगा 512। सर 512 तो इसकी फैक्टर नहीं होगा सर। अब इसी 512 को देखिए कौन ऐसी संख्या है सर जी, आप बताएंगे मुझे। सर जी 64 गुना अगर 8 करेंगे तो 512 हो रहा है। मतलब इस संख्या को बताइए कौन संख्या भाग दे रहा है? यही 64 दे रहा है, यही हमारा 64 ही हमारा एक बड़ा फैक्टर आया। 64 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, लेकिन बड़ा फैक्टर एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि ऑप्शन में हमारा 64 भी है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 64 होगा। या आप भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल लीजिएगा, जैसे आपको समझ में आए एचसीएफ निकालना है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे निकाल लीजिएगा। सुनिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यहां देखेंगे बोला गया यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग उनके वर्गों का योग का 1/5 हो तो n का मान कितना होगा?
मेरे प्यारे साथियों, बोला गया n प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है और उनके वर्गों का योग का 1/5। n प्राकृतिक संख्या का प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। आगे बोला गया इनके वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 का बोला गया 1/5 के बराबर है। 1/5 मतलब ये दोनों बराबर है। इसका 1/5 किए तो सर जी n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 कट गया। इससे इसको काटेंगे तो ये 3 होगा। 5 तिया 15, इस और लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 तिया 15। 15 बराबर में 2n प्लस 1, इसे घटाएंगे तो 2n बराबर में 14। n की मान क्या होगा? 7। n की मान हमारा क्या हो गया? 7 हो गया बच्चे। गुड इवनिंग सभी को। आगे आइए साथियों, ध्यान दीजिए। आगे बोला गया है बच्चे कि एक पेंटिंग शो देखने वाले दर्शकों की संख्या प्रतिदिन पहले दिन से दुगनी हो जाती है। यदि यह शो सोमवार से चालू हुआ तथा शनिवार तक दर्शकों की संख्या 6400 हो, शनिवार को ये दर्शकों की संख्या कितना हो? 6400 हो, तो पहले दिन दर्शकों की संख्या क्या होगा? पहले दिन अगर दर्शक की संख्या a था तो दूसरी दिन 2a होगा, अगले दिन 2 का दुगना 2a का दुगना 4a होगा। इसी प्रकार से अप टू सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, कितना हो? सोमवार 6 दिन हो गया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद क्या होता है? गुरुवार, शुक्रवार, उसके बाद शनिवार। 6 दिन हुआ, अप टू 6 डेज। ठीक है बच्चे, तो ये एक जीपी को फॉर्म कर रहा है। किसे फॉर्म कर रहा है? जीपी को। जीपी का nth टर्म क्या होता है? tn। अंतिम पद क्या होता है? आर पे पावर -1। तो सर जी आर कॉमन रेशियो हुआ, कॉमन रेशियो ए, पहला पद ए ही है, आर कॉमन रेशियो a2/a1, a2/a1 2 हुआ, 2 पे पावर n कितना है? तो 6 टर्म तक गया -1। और छठा दिन का ये हुआ, छठा दिन का है कितना? 6400 हो चुका है, 6400। तो सर जी 6 में से 1 जाएगा तो 5, 2 पे पावर 5 कितना? तो 32, 32 बराबर में 6400। 32 दूनी 64 होगा, 2 से a की मान क्या हो गया? 200। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा बच्चे। आगे आइए, इस क्वेश्चन को देखेंगे। 3x - 4y + z बराबर में 7 है और यह भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में x की मान आप क्या पूछा? तो z की मान पूछा है। तो z की मान पूछा है तो हम चाहते हैं किसकी मान हटा दो? या तो x की मान हटा दो या तो y की मान हटा दो। आपको क्या आसान लगता है हटाना? क्या आसान लगता है? तो सर जी सबसे पहले आप बताइए, 2 इक्वेशन में इसको लेकर जाइए। सर जी हम चाहते हैं इसमें से कि पहला ये समीकरण हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। 3y है, 4z है, ये हुआ 4y है। सर जी ऐसा करते हैं, इसमें 3 से गुना करते हैं और इसमें 4 से गुना करते हैं। सर इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9x होगा, 4 तिया 12y होगा, प्लस में 3z होगा और ये 7 तिया 21 होगा। दूसरे इक्वेशन में अगर हम गुना करते हैं, 3 दूनी 6x होगा, 4 तिया 12y होगा और माइनस z है तो 4z होगा। और ये कितना होगा? 19 का 4 से गुना किए, 19 का 19, 38, 29, 57, 19 चौके 76, ये 76 हुआ। साथियों यहां से कुछ चीजें आपको मिलेगा, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो इससे ये कट जाएगा, माइनस प्लस, ये 9 6 15x हो जाएगा। अब ये जोड़ेंगे तो माइनस में z होगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 1 कितना होगा? 7 होगा, 9 97 हो गया। ये तो z है, z की मान मुझे निकालना है। अब एक बात और मुझे बताएंगे, यहां से देख पा रहे हैं
ये इस इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सर जी, ये इक्वेशन है। x प्लस में 2y प्लस में 2z बराबर में 24 है। अब ऐसा करते हैं कि हम इसे ले लेते हैं इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहां से सर जी इसमें z है, इसमें भी सर जी x इसमें रखना है, y को हटाना है। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे क्या है, हाँ इसको लो आप पहला इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप क्या करो, तीसरा इक्वेशन में 2 से गुना कर दो, y को हटा देंगे यहां से, तो 2 से अगर गुना करेंगे तो ये इक्वेशन 3x माइनस में 4y प्लस में z बराबर में 7 है। इसमें 2 से गुना करोगे तो 2x होगा, 2 दूनी 4y होगा, प्लस में 2 दूनी 4z होगा और 24 दूनी 48 होगा। सर जी ये दोनों जैसे जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, 3 3 6x होगा, और ये जोड़ेंगे तो ये होगा 5z, 8 7 15 होगा, 55 हो जाएगा। सर जी अब बताइए यहां से क्या करना है। सर जी इसमें आप ये इक्वेशन अलग हो गया, ये इक्वेशन मानिए अगला 4 बना है, ये इक्वेशन मानिए ये 4 ये 5 बना है। अब सर जी इसमें क्या करना है कि 2 से गुना कीजिए, क्यों कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। जैसे 2 से गुना करोगे 15 दूनी 30x हो गया, माइनस में 2z होगा, और 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19। सर इसमें आप क्या कीजिए 5 से गुना कीजिए। सर जी 5 दूनी 30x होगा, और इसमें 25 25 होगा z, और 5 से कर रहे हैं तो ये 55 था, तो 25 25 25 25 2 27। ऐसा करते हैं कि सर जी इसमें से इसको घटाते तो ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये कट गया, इसमें से ये जाएगा 25 और 2 कितना होगा 27z। इसमें से ये घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 8, 9 8 17 होगा, 81 हो गया। सर जी z की मान 27 दिया 81, 3 आ गया। z की मान कितना आएगा बच्चे, ए भाई है कि नहीं जी। z की मान पूछा है, z की मान 27 दिया 81। कहीं कुछ सर 5x होगा इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 में, ओहो हो सॉरी 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 सॉरी, हाँ देखो कितना बड़ा मिस्टेक हो गया, सही बात बोले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। ये कटा तो ये कितना होगा 5x प्लस में 5x हुआ, ये हुआ 5z, ये इसको जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 8 7 55, ये 55 हो गया। 5 अगर कॉमन लेके काटते हैं, 5 अगर कॉमन लेके काटेंगे तो आप मुझे बताओ, रहने दो 5 को कॉमन मत लो, कॉमन लीजिएगा दिक्कत होगा। ये इक्वेशन 4 हो गया, ये इक्वेशन 5 हो गया, ठीक है बच्चे। तो इसमें आप क्या करो 3 से गुना कर दो, ये तो ऑलरेडी 15 है ही, तो ये हो जाएगा 3 से गुना करोगे तो 5 तिया 15x और 5 तिया 15z, 5 तिया 15, 15x 16, इसमें आप ये हो गया 15x माइनस में z बराबर में 97। इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये होगा 16z। अब देखो तो सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सर 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा। अभी भी गड़बड़ हो रहा है क्या सर? दूसरा मेथड से बनाइए, x बराबर में 6, y बराबर में 4 और z बराबर 5। अभी भी गड़बड़ हो रहा है क्या? पता नहीं, ये इक्वेशन में मुझे मतलब ये, अच्छा देख लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है।
15 में से 7 गया ये हुआ, और यहाँ 15 में से 9 जाएगा। अगर 15 में से 9 जाएगा अभी भी गड़बड़ हो रहा है। अब बताइए बच्चे 14Z, इधर देखो सही है जी, और इधर से ये कट गया 5Z। ऑप्शन से नहीं बन, कहीं तो देखिए, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा। एक बार देखिए बच्चे, ए भाई सर एग्जाम में इतना देर होगा तो 6x की जगह पे 8x होगा। कहां पे बच्चे 6x? देखो चलिए फिर से एक बार मैं करता हूं, पूरा का पूरा मामला गड़बड़ है, हम समझ गए हैं कि पूरा ये दिमाग खराब, ये अस्थिर दिमाग से करना पड़ेगा। देखिए अब आपको अस्थिर से एक पहला इक्वेशन ये हुआ, चलो रेड से ही करते हैं। पहला इक्वेशन ये हुआ, कोई बात नहीं, आप हड़बड़ाएंगे नहीं। दूसरा इक्वेशन ये हुआ बच्चे 4x और यहां पे 3y है। इसमें पहला में 3 से गुना कीजिए, दूसरे में आप किससे 4 से गुना कीजिए। 3 से गुना करेंगे ये पहला इक्वेशन में, तो 3 तिया 9x होगा, 4 तिया 12y होगा, प्लस में 3z होगा, 7 तिया 21 होगा। 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8x होगा, सही बात है। और 4 तिया 12 प्लस में 12y होगा, और माइनस में z है, 4 से गुना कर रहे हैं तो -4z होगा। 19 चौके 76 ये हुआ बच्चे। ये दोनों जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे ये दोनों तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ये 9 8 कितना हो जाएगा सर जी? 17x होगा। ये जोड़ रहे हैं तो सीधा सीधा माइनस में z हो रहा है, ये जोड़ रहे हैं प्लस हो रहा है, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा सर जी? 6 1 7 हो जाएगा, और ये 9 होगा। अब देखिए बच्चे ये सही है या गलत है? इतना सही है, कोई बात नहीं है, आप पहले एक बार देख लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। ये अभी एग्जाम तो नहीं हो रहा, आप हड़बड़ाइए नहीं। ये हो गया बच्चे। अब बताओगे ये तीसरा इक्वेशन में मुझे क्या लाना है? तो सर जी यहां 17x है और ये x है, x को हटाना है, z को रखना है। तो सबसे पहले आप ये दोनों को ये काम कीजिए। 3x है, और ये वाला पहला इक्वेशन में से आप तीसरे इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा। पहले इक्वेशन में 4y है, यहाँ पे 2y है, आप इसमें 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करने के बाद क्या होगा तो देखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 4y प्लस में 4z, और 24 दूनी क्या होगा 48 होगा। यहां से ये क्या होगा 3x माइनस में 4y प्लस में z बराबर में 7 है। साथियों ये दोनों भी जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे तो साथियों ये दोनों कट जाएगा। 3 2 5x होगा, और ये 5z होगा। सर जी 8 7 5, ठीक है, 8 7 15 का 5 5। सर जी 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस z बराबर में 11 हो जाएगा। ये इक्वेशन मानिए आपका 4, जो भी रहे 4, और इसको 4 मानिए, इसको 5 मानिए। अब साथियों यहां से मुख्य उद्देश्य है मेरा कि x हट जाए, तो x हटेगा तो इसमें से 17 से गुना कर दो। 17 से गुना करोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा 17x प्लस में 17z, और ये 11 गुना 17 करेंगे 7 1 8, 7 और 1 8 होगा, और 187। साथियों यहां से 17x दूसरा इक्वेशन है, माइनस में z बराबर में 97। सर जी इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। ये 18z हो गया, ये घटेगा तो ये माइनस होगा, ये 18 में से 9, 18 95। देखो
एक जगह गलती होने के बाद पूरा मैथ्स इसमें गलती हो गया। जेड की मान क्या होगा? 5 होगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन से भी बैठा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आइए। बोला गया 4 आदमी तथा 2 औरत का कुल मासिक वेतन 46,000 है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे बताएंगे कि 4 आदमी और 2 औरत अगर मिलता है तो मासिक वेतन कितना है? 46,000 है। बहुत अच्छा बात है। यदि प्रत्येक औरत, बोला गया यदि प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपया अधिक मिले, तो प्रत्येक औरत, बोला गया है यदि प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपया अधिक मिलता, आदमी से अधिक मिलता है किसको? तो औरत को। तो अगर वुमेन और मेन 500 रुपये अधिक मिलता है, तो बोला गया प्रत्येक औरत का मासिक वेतन कितना होगा? अगर औरत को x तो आदमी को x माइनस 500, यही ना होगा। बोला प्रत्येक औरत को आदमी से 500 अधिक, ये आदमी है, इससे ये 500 अधिक, इससे ये घटाएंगे, इससे ये घटाएंगे तो 500 आएगा। ठीक है बच्चे, 500 अधिक, ये 500 कम है, औरत को 500 अधिक होगा। प्रत्येक औरत का मासिक वेतन x माने हैं। तो एक आदमी का अगर इतना है तो 4 यहाँ m के जगह पे अगर ये रखेंगे x माइनस 500, और 2 औरत का कितना है? x है, बराबर में 46,000। ये होगा 4x माइनस में 4 पंचे 20, 2000 प्लस में 4x बराबर में 46,000। ये उस और जाएगा, 4 4 क्या हो जाएगा? ए भाई आज क्या हो रहा है? ये तो 2 ही x होगा ना, 4 2 6x होगा, और ये इधर जाके जोड़ेगा, कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस वाला 2000, 48,000, 8,000। औरत का कितना आ गया बच्चे? 8,000। बुक कब से स्टार्ट कर रहे हैं सर जी? हम बता रहे हैं बुक कब से स्टार्ट कर रहे हैं, बता देंगे। मंगलवार से स्टार्ट होगा। बुक कब से स्टार्ट होगा? मंगलवार से स्टार्ट होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भी है, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, आप लोग भी किसी को बता दीजिएगा। ऐसे आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चे जिनको लग रहा है कि मैथ्स अगर हमसे आप देख रहे हैं, कहने का मतलब हमसे पढ़ रहे हैं, तो इस मैथ को अगर आप परचेज कर लेते हैं, आप 6 to 8 है या 9 to 10 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। केवल नाम का है पीआरटी और कॉमन पेपर, ये सब नहीं दिखना है। मात्र ये 199 का बैच है, लेकिन अभी इसका ऑफर चल रहा है, 99 रुपए में बैच आया है। इस पे आप इंडिया कैपिटल में लिखेंगे और 50 बिना स्पेस का 50 लगाएंगे, 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। मात्र 99 रुपए लगेगा। जब बैच स्टार्ट हो जाएगा तो इसी बैच का फी हमारा 499 हो जाएगा। तो आपसे सभी बच्चे से अनुरोध है कि अगर आपका मैथ कमजोर है तो पीआरटी क्या होता है, 9 to 10 क्या होता है, ये सबको नहीं देखना है, दिमाग में लाना है। कुछ चैप्टर इसमें कम होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर ही होगा। ये प्लेटफॉर्म का बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर होगा। अधिक तो x+5, ठीक है, हम बता रहे अधिक x+5 होगा। आप चाहिए तो अभी ही कुछ दिनों के लिए ही ऑफर है, आज भर के लिए ही इस ऑफर को आपको देखना। करने का मतलब है चलो कल तक, हम कल रात तक रख देते हैं 12 बजे तक। इंडिया 50 करेंगे। इस बैच को मात्र 99 रुपए में एक बार जरूर जुड़ कर देखिएगा। जिनका मैथ थोड़ा बहुत कमजोर है, जिनका हाई फाई भी है, आप हमारे बैच में एक बार जरूर आकर देखिएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है बच्चे, इस बैच को जरूर आप देखिएगा, जरूर लीजिएगा इसको। टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन पेपर भी आपका रहता ही रहता है, मैन पेपर में भी पूरा क्वेश्चन मेरी गारंटी है लड़ेगा। ठीक है, आप इस बैच को जरूर लीजिएगा। जाइएगा, तीसरे नंबर पे न्यू बैच में मेरा दिखेगा आपको। ये इंडिया 50 यूज करेंगे, 99 रुपए में आ जाएगा बच्चे। इसमें अगर हम बोला गया है कि महिला 500 रुपया अधिक है, कौन अधिक है? तो महिला 500 अधिक है। तो महिला, अगर पुरुष को हम 500 कम करते, महिला को x मानते हैं, पुरुष को ही 500 कम कर दिए, तो आप मुझे बताइए क्या कोई दिक्कत हो गया, तकलीफ हो गई है आपको क्या? क्योंकि x मान लिया महिला को, डायरेक्ट महिला का निकल गया है।
मंगलवार से बुक का स्टार्ट होगा बच्चे, इस बैच को जाकर परचेज कर ही लेना, छोड़ना नहीं है साथियों। ये a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट होता है। तो सर जी इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम जो बता रहे हैं उस बातों को समझिए। ये रूट कितना है तो 12, इसको लिख सकते हैं 140 को लिख सकते हैं कि 4 गुना, सर जी 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 35 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल होता है 2 रूट 35। सर जी इस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सेट होता है, इसको तोड़िए। सर 35 कैसे आता है तो सर रूट 7 गुना रूट 5, 7 5 12 आ रहा है जी सर, 7 5 12 आ रहा है और आगे 2 लगा होना चाहिए, तो इसकी डायरेक्ट आंसर होता है रूट 7 माइनस रूट 5, अगर यहां माइनस हो तो ये पहला का आंसर आ गया है। ठीक है बच्चे, आगे बता रहे हैं ये रूट है कितना है 8 माइनस, इसको लिख सकते हैं 15 गुना 4, 4 की वर्गमूल 2, आगे में 2 लगा होना जरूरी है, फॉर्मूला में 2 होता है, अंदर 15, इसको गुना करो रूट 3 गुना रूट 5, पहले 5 को पहले बड़ा लिखिए, रूट 5 गुना रूट 3, तो 5 3 8 हो रहा है, जोड़कर देखो 8 हो रहा है जी सर। तो सीधा सीधा अगर अंदर माइनस है तो बाहर में भी माइनस होगा, और रूट 5 बड़ी में से छोटी को घटाओ, ये हो गया इसकी मान। इसका देखोगे सर इसका कितना होगा 21 गुना 4 84, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 10 प्लस में 2, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 और अंदर फंस जाएगा 21। सर रूट 7 इंटू रूट 3, 7 या 21, 7 3 10 पूर रहा है सर, प्लस है तो रूट 7 प्लस में रूट 3, ये डायरेक्ट हो गया आपका। तो सर जी इसकी मान अगर हम लिखेंगे, इसकी मान लिख सकते कितना आया तो सर रूट 5 माइनस रूट 7 माइनस में रूट 5, माइनस लगा हुआ, आगे लिख सकते हैं उसकी मान जो है रूट 5 माइनस रूट 3, आगे माइनस लगा हुआ, इसका भी क्या लिख सकते हैं बट्टा में क्या लिख सकते हैं रूट 7 प्लस में रूट 3, ये लिख सकते हैं सर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस है, ऊपर लेके हर का परमेकरण करोगे सीधा प्लस हो जाएगा, तो रूट 7 प्लस रूट 5, लेकिन नीचे में ही दोनों की अंतर, नीचे में 2, हर का परमेकरण सिखा रहे हैं करने के लिए क्या, तो डायरेक्ट माइनस है ऊपर ले जाओ प्लस, लेकिन ये दोनों की अंतर नीचे लिख दो, तो 7 में से 5 जाएगा 2, माइनस रहने दो, ऊपर में इसको लेके जाओगे तो रूट 5 प्लस में रूट 3, नीचे में ही दोनों की अंतर कितना होगा 2, ऊपर लेके जाओगे सर प्लस है तो ऊपर लेके जाओगे अपोजिट साइन में जाएगा माइनस में, लेकिन ये दोनों की अंतर कितना होगा 2 होगा, 2 से 2 ये कट गया, सॉरी ये दोनों का अंतर कितना है जी, ये दोनों का 7 में से 3 जाएगा, 4 का अंतर, इससे कटेगा तो ये 2 होगा सर। ये सभी जगह 2 है, 2 को कॉमन 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये रूट 7 प्लस में रूट 5 है, इस माइनस के कारण रूट 5 हो जाएगा, इस माइनस के कारण रूट 3 हो जाएगा, इस माइनस के कारण रूट 7 हो जाएगा, इस माइनस के कारण ये प्लस रूट 3 हो जाएगा। कौन कटता है, सारा कट रहा है क्या, तो रूट 3 प्लस माइनस खत्म, रूट 7 प्लस माइनस खत्म, ये खत्म, पूरा कट के 0 आ गया, 0/2 मतलब 0 होगा, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। कोई बच्चे कुछ बोल रहे हैं, क्या हुआ बच्चे बताइए। हम किसी भी बच्चे का मैसेज का इग्नोर नहीं करते हैं। ये मुझे बोल रहे हैं या किसी और को इग्नोर करने की बात हो रहा है बच्चे। बिल्कुल 9 10th के लिए है, आप उसको ले लीजिए, इस बैच को बिना सोचे समझे इसको ले लेना है बच्चे। 3 नंबर पे 99 रुपए में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस बैच को जाके इंडिया 50 करके लगाएंगे, 199 रुपया है, 102 रुपया का करीब में कटेगा, 102 रुपया आपका आएगा चार्ज, इसको ले लेना है, ये बुक का चार्ज है, ठीक है बच्चे। तो ध्यान रखना है, इस बैच को ले ही लेना है, छोड़ना नहीं है, चाहे वो 9 to 10 है, 6 to 8 है, किसी के लिए भी है, मेरी गारंटी है क्वेश्चन इस बुक से लड़ेगा, इस बुक से लड़ेगा, ध्यान रहे बच्चे, ले लेना है इसको। आगे बढ़ते हैं, बोला 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 61 है,
तो आप जब दी गई संख्या समान अंतराल में हो या क्रमागत में हो तो उसकी औसत बीच वाला होता है। औसत क्या होता है? बीच वाला होता है। सर जी तक 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5, तो औसत यही बीच वाला होगा, यही औसत होगा। ये क्या होगा? औसत होगा। लेकिन औसत है कितना? 61 है, यही 61 है। 61 के बाद विषम संख्या क्या होगा? सर 63 होगा। 63 के बाद 65। इससे पहले कितना रहा होगा? 59। इससे पहले 57। तो पूछा गया है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी। सबसे बड़ी 65, सबसे छोटी, यही सबसे बड़ी विषम हो गया। इस के लिए ये छोटी हो गया। दोनों की अंतर पूछा है, तो 65 में से 57 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 8 होगा। बहुत खूब, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत खूब। आगे आइए, बोला गया 2 अंकों से बनी संख्या में दहाई अंक इकाई अंक से 2 कम है यदि संख्या के तिगुने में संख्या के अंक उलट पलटने पर प्राप्त संख्या का 6/7 जोड़ दे तो बोला गया है 108 प्राप्त होता है। मूल संख्या के अंकों का योग कितना होगा? साथियों अगर हम बोला गया 2 अंकों की बनी संख्या में दहाई अंक इकाई अंक से 2 कम है, अगर इकाई अंक x होगा तो दहाई जो होगा वो 2 कम x-2 होगा। तो बच्चे संख्या इसको कैसे लिख सकते हैं 2 अंकों की? तो 10x-2 प्लस में x, ये हुआ 2 अंकों की संख्या। जो दहाई होता है वो 10 के साथ लिखते हैं, इकाई को सिंगल लिखते हैं। बोला गया यदि संख्या का 3 गुणे, बोला गया है यदि संख्या के तिगुने में संख्या के अंक उलटने पर संख्या का ये संख्या का 3 गुना करना है और संख्या का अंक उलट दो, तो 10x प्लस में x-2 का, बोला गया है 2 का पलटने पर संख्या का 6/7 जोड़ दे। बोला गया है 6/7 जोड़ दे तो 108 प्राप्त होता है। ये 108 प्राप्त हुआ है। अब इस संख्या का 7 एलसीएम लेंगे, नीचे में 7 होगा, ये इधर गुना करेंगे, 7×21 गुना होगा इसमें, तो 7×21 और 10, 110x होगा। 7×21 दूनी कितना होगा? 42 और 7×21 ये जाएगा प्लस में 21x होगा। और यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो 60x होगा। और ये कितना होगा? तो सर 6x होगा, -6 दूनी 12 और ये 7 इधर भी जाके गुना होगा, 8×7 56 और 7×1 7। सर जी एक बार देखोगे कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करके मुझे बताओगे तो कितना आ रहा है बच्चे? तो 6 और 1 7x आ रहा है, ठीक है। और ये 6 2 8 और 1 9 आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है। और क्या आ रहा है? तो ये 297x आया है। -12 और -42 उधर जाके जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? -12 2 2 4 और 1 5 -54 इधर जोड़ोगे तो ये कितना होगा? 6 4 10 5 5 10 1 11 810। यही हुआ ना? देखिए तो एक बार, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चे? एक बार देखिए तो, हो सकता है गड़बड़ भी हो। टाइम कितना बजे क्लास है सर जी? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू थैंक यू। बच्चे ये बताएंगे कहीं तो कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है? अगर आप इसको इधर भेज दिए फिर इधर गुना 8×7 56 1 7 108 हो रहा है, ठीक है। ये 8×7 56। अब इधर से अगर गया है 7 तो 7 या 21, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है।
यहीं पे गड़बड़ हुआ, 7 या 21, इधर इधर होगा 7 या 21, 10, ये 0 होगा, 0 होगा। इसमें ये गुना हुआ, ये सही, यहाँ 0, 420 होगा, हाँ 420 होगा, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 420, और ये सारी संख्या ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 420 माइनस 420 और ये 102 कितना होगा, 2 3 4, 432। अगर 756 में ये जुड़ जाएगा, 4 3 2 6 2 8 5 3 8 7 4 11, ये हो गया बच्चे 7 चौके 28। एक्स की मान क्या आ गया, 4। एक्स की मान अगर 4 आ गया, इकाई अंक 4 होगा तो दहाई अंक 4 में से 2 जाएगा तो 2, संख्या क्या हो जाएगा, 24। और ये दोनों के अंकों का योग 4 और 2 जोड़ोगे 6 होगा। आंसर क्या हो गया, ए होगा। कॉमन पेपर का ऑफर कितना दिन तक रहेगा, बस कल रात 12 बजे तक रहेगा बच्चे। जो अभी हम मैथ का जो ऑफर दिए हैं कल 12 बजे तक रहेगा। प्रीवियस ईयर है, बहुत अच्छा है, गारंटी है उससे क्वेश्चन लड़ेगा। बोला गया 1 वर्ष पहले प्रीति की आयु सोनल की आयु से 4 गुना है। 1 वर्ष पहले बोला गया है कि प्रीति की आयु जो है सोनल की आयु की 4 गुना है। ये 1 होगा तो ये 4 गुना होगा। बोला गया है 6 वर्ष बाद प्रीति की आयु सोनल की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। कोई बात नहीं है, इसमें x लगा दीजिए। तो अगर ये x वर्ष, ये 4x है, ये x है, ये पहले प्रेजेंट में लाइए। ये 1 वर्ष पहले की कहानी था प्रीति का। प्रेजेंट में कितना होगा, 1 साल जोड़ेंगे। सोनल का प्रेजेंट में कितना होगा, 1 साल जोड़ेंगे। 6 वर्ष के बाद प्लस 6, ये हो गया। इसमें भी 6 वर्ष जोड़ेंगे प्लस 6। बोला गया है कि 6 वर्ष के बाद प्रीति की आयु ये है। बोला गया सोनल की आयु से 9 वर्ष अधिक है। सोनल की आयु ये है, इसमें 9 वर्ष अधिक करोगे प्रीति की आयु आ जाएगा बराबर में। सर जी 6 और 1 7, इधर भी 6 1 7 कट जाएगा। 4x में से 1 x जाएगा, 3x, और इधर क्या बचा 9। सर x की मान कितना हो गया, 3 हो गया। x की मान 3 हो गया तो प्रीति, बोला गया है प्रीति तथा सोनल की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो x की मान 3, तो 4 3 12, ये 3। तो सोनल 1 वर्ष पहले 3 वर्ष का, प्रीति 1 वर्ष पहले 12 वर्ष का था। तो प्रीति सोनल वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में 12 में 1 जोड़ देंगे, 13 साल का सोनल प्रीति, और 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 साल का क्या होगा, सोनल। तो 13:4 होगा। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी होगा बच्चे। आंसर सी होगा। आगे बोला गया है एक दलाल की कमीशन की दर 4% से 5% कर देने पर उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने % की कमी आया है। पहले मान लीजिए व्यापार ए रुपया का करते थे, आज बी रुपया का कर रहे हैं। पहले ए रुपया का करते थे तो 4% की दलाली देते थे, आज जो है बी रुपया का व्यापार कर रहे हैं 5% की दलाली देते हैं। और व्यापारी मेरा दलाली जो है अपरिवर्तित रहता है, पहले जितना था आज उतना ही है, उसकी आय अपरिवर्तित रहता है। दलाल का जो है दलाली अपरिवर्तित रहता है, मतलब पहले जितना मिल रहा था आज भी उतना ही मिल रहा है। परसेंटेज अलग हुआ तो क्या हुआ, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, बी को इधर ले आओ, ए बटा बी, इधर 5 इधर 4। पहले जो है 5 रुपया का इनकम था, आज कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो आप मुझे बताएंगे, सीधा सीधा बताएंगे कितना % का कमी आया। पहले 5 आज 4, तो सीधा सीधा 1% का कमी, 1 का कमी आया। कहां से, 5 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये काटेंगे तो 20%। आंसर क्या होगा बच्चे, 20% का आंसर क्या हो जाएगा, 20%। अरे हाँ या ना। आगे बोला जाता है एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया के हानि पर बेच देती है, 2.5% की हानि पर बेच देती है, बेची। यदि वह 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो 7.5 रुपया का लाभ कमाता। 12.5% के लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। मानिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, बोला गया है कि
₹2.5 हानि में बेच दिया, इसमें ₹2.5 हानि करेंगे तो वस्तु को 97 ₹97.5 में बेच दिए। बोला गया यदि हम ₹100 अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता, मतलब न्यू विक्रय मूल्य न्यू एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 7.5% का लाभ, 100 इतना का लाभ हो गया। 7.5% 100 में बढ़ा के बेचेंगे तो 107.5 में बेचेंगे। सर जी कितना अधिक बेचे, पहले का विक्रय मूल्य इतना, अभी का विक्रय मूल्य ये कितना बढ़ा दिए। सर जी यहां से देख पा रहे हैं ₹10 अधिक किए, और क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है 100 अधिक करने की बात, तो अधिक का तुलना अधिक से, मेरे अनुसार 10 बराबर में 100 तो 1 बराबर में हो जाएगा 10। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 की मान कितना हो जाएगा 1000। क्रय मूल्य अगर ₹1000 है तब बोला गया है कि इसी वस्तु को विक्रय मूल्य निकालिए 12.5% का लाभ पे, 12.5% का फ्रैक्शन मान 1/8, 8 में 1 का लाभ 9/8, 8 से काटेंगे 1125, 1000 होता है, 25 गुना 9 करेंगे, 25 नंबर 225 का 25, बाकी हाथ में 2, 9 2 11, ₹1125 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, 12.5% का लाभ। आंसर हो गया बच्चे सी। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है 12 तथा 30 के बीच तृतीय समानुपाती, 9 तथा 25 के मध्य समानुपाती का अनुपात कितना होगा। साथियों ए और बी में मध्य समानुपाती अगर पूछ दे, मध्य समानुपाती पूछ दे तो √AB होता है। पहला समानुपाती पूछ दे तो A² होता है। तृतीय समानुपाती पूछ दे तो B² होता है। ABC में चौथा समानुपाती पूछ दे तो BC/A होता है, BC/A होता है। सर जी यहां से बोला गया तृतीय समानुपाती बोला है, तो तृतीय समानुपाती क्या होता है, B² होता है, मतलब 30 गुना 30 बटा में A 12। मध्य समानुपाती √AB 9 गुना 25। सर जी 4 से काटेंगे, ये 3 से काटेंगे, ये 10 बार में होगा, 3 चौके 12, 2 ये 5, ये 15, 15 × 5 = 75 हो गया। अनुपात इसकी वर्गमूल 3, इसकी वर्गमूल 5, 5 × 3 = 15, ये दोनों के अनुपात निकालेंगे, 5:1 होगा, 5:1 हुआ। कोई दिक्कत है बच्चे? अभी आपका एक बैच आया है, उसको पढ़िए ना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। सॉरी सर, हम कोई बात नहीं बच्चे, लेट नहीं हुआ है, अब टाइम से है, तेरे क्वेश्चन छूटा है, आगे आइए। बोला गया इतना रुपया प्रति किलोग्राम, इतना रुपया प्रति किलोग्राम के 25 किलोग्राम नमक के साथ मिलाना चाहिए। बोला गया किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि ₹4 प्रति किलोग्राम से बेचने से 25% का लाभ हो। अगर पहला प्रकार का नमक ₹4.2 का है, दूसरे प्रकार का नमक 2.4 रुपीज का है, दोनों को मिलाने के बाद ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य, तो यहां भी क्रय मूल्य होना चाहिए, क्योंकि एलिगेशन समान जाति के साथ लगाया जाता है, और ये दोनों का मिश्रणों का विक्रय मूल्य है ₹4, जो कि 25% का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे सर? 25% का लाभ का मतलब 1/4, 4 की वस्तु पे 1 की लाभ, मतलब 5/4 में बेचे हैं, और बेचे कितना में? 4 में है। सर इसको इधर लेके जाएंगे तो सीपी निकलेगा, 4 चौके 16/5, ये 5 भाग लग जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, मतलब ₹3.20 में इसे जो है क्रय मूल्य पड़ेगा। सर इसकी अनुपात लेंगे, इधर से घटाएंगे सर जी, इसमें से ये घटाएंगे सर, ये जाएगा तो सर 1.2 होगा। सर इसको इसमें से घटाएंगे तो सर 1.0 होगा। सर उड़ा दिए, ये सेम जगह पे कट जाएगा। 2 से काटेंगे सर, ये 6 होगा, और ये क्या होगा? 5 होगा। 6:5 बोला जाता है कि इतना रुपए के प्रति किलोग्राम का कितना नमक ले, और इतना रुपए का 25 किलोग्राम नमक है, मतलब इस नमक की क्वांटिटी ₹25 है, और जो कि यहां से कितना है? 5 है,
इस नमक की क्वांटिटी कितना है 25 केजी है और यहाँ से कितना है 5, तो 5 बराबर में 25 था, 1 बराबर में 5 होगा। तो इस नमक की क्वांटिटी कितना होगा, 1 की मान 5 तो 6 की मान 30 होना पड़ेगा। तो दूसरे प्रकार का जो नमक है वो कितना किलोग्राम लेना पड़ेगा, 30 किलोग्राम, जो कि हमारे ऑप्शन में ये कैसे हो गया कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, ये हो गया 4 चौके 16, 25% 1/5, 5/4, 16, 16 हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, ये तो ठीक है, इसे हमने घटाया। देखो देखो देखो, एक सेकंड, यहाँ घटाने में लग रहा है गड़बड़ी हुआ, अंतर लेने में कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ जी। इसको अंतर लेंगे तो 1.2 आया, ठीक है। इसका अंतर लेंगे अगर तो ये हो जाएगा सर जी 12 में से 4 जाएगा, अच्छा 12 में से 4 जाएगा, इसमें से इसकी अंतर लोगे 0.8 होगा, सही है। ये उड़ा, ये सेम जगह पे कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 होगा, 2 से काटेंगे 5 होगा, तो ये 5 बराबर में कितना हो जाएगा 25, तो 1 बराबर में कितना होगा 5, तो 4 बराबर में 4 पंचे 20 होगा। सही है बच्चे, सही है, हमने वहां पे अंतर लेने में 0.8 होगा। ठीक है बच्चे, आज थोड़ा सा हम सुस्त है, अंदर से मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जिसके कारण कैलकुलेशन में काफी इधर उधर हो रहा है। ठीक है, मेरा दिमाग अभी सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि आज पूरा थके हुए हम हैं। 10 औरत एक कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकती है, जबकि 10 बच्चे इसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 5 औरत 10 बच्चे इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बच्चे बोला गया 10 औरत इसी काम को 7 दिनों में, ये टोटल वर्क हो गया। आगे बोला था जबकि 10 बच्चे इसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, ये भी टोटल वर्क समाप्त हुआ, ये भी टोटल, ये भी टोटल, दोनों क्या होगा बराबर होगा। साथियों टोटल इसको समाप्त कर देंगे, 7 दूना 14, सी को इधर ले आएंगे, W/C 2/1, मतलब औरत एक दिन में 2 काम, तो औरत ये बच्चा एक दिन में 1 काम, बट्टा में आ जाता तो क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यहां से टोटल वर्क, तो सर 1 औरत 2 काम, 10 औरत है 20 काम, 7 दिनों तक, 7 दूनी 14, 140 काम हुआ है। आगे बोलता है 5 औरत तथा 10 बच्चे इस कार्य को कितना दिनों में करेगा? सर 5 औरत प्लस में 10 बच्चे, 1 औरत 2 काम, 5 औरत 10, 1 बच्चा 1 काम, 10 बच्चा 10, टोटल 20 हो गया। तो 140 काम है, 20 के हिसाब से काम होगा तो 7 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? टोटल एक दिन में 20 काम हो रहा है, 7 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बहुत खूब बहुत खूब, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं हमारे। आगे आइए बुआ, बोला गया ए बी से तेज चलता है, प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उनकी चालों का योगफल 7 किलोमीटर पर घंटा है तथा उन दोनों के लिए बोला गया है लिया गया कुल समय 14 घंटा है। ए की चाल ज्ञात करें। ए जो है बी से तेज चलता है, ए जो है वो क्या है बी से तेज चलता है, दोनों की चाल का योग 7 किलोमीटर है। ए का चाल पूछा है, तो ए अगर x होगा तो बताओगे जो बचा है वो क्या होगा? 7 - x क्या होगा? b होगा, b की चाल होगा। साथियों समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, बोला प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी जाता है। सर जी समय बराबर दूरी बटा चाल, ए से इतना होगा, बी से चलवाओगे 24 किलोमीटर, 7 - x होगा। कुल समय बराबर दूरी बटा चाल, कुल समय कितना घंटा लगता है? 14 घंटा लगता है। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब ऑप्शन से अगर x की मान रखोगे कि a की चाल क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। 3 रखते हैं, 3 से कटेगा 8 बार में, 3 कटेगा 8, ये 8 हो जाएगा। ये 4 से अगर इसको काटोगे ये 4 होगा तो 6, 8 6 14, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि अगर हम a की मान 3 रख लेते हैं तो b हमारा 4, जबकि बोला गया a b से तेज है,
तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि ये कम हो जा रहा है। तो बी को मुझे 4 रखना है, ए को मुझे 4 रखना पड़ेगा, तब जाके बी 3 होगा। अगर इसका मान 4 रखते हैं तो ये 6 होगा, और ये अगर 4 जाएगा 3 होगा, 8, 8 से 14, यहां से क्या होगा, बी की मान 3 हो जाएगा, मतलब ए की मान ज्यादा हो गया, मतलब ए ना होकर आंसर क्या होगा, 3 ना होकर 4 होगा। 4 होगा, 3 भी सेटिस्फाई कर रहा था लेकिन 3 को नहीं देना है। लगा एक स्ट्रीम धारा के दिशा में 2 बंदरगाह के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। लगा यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा तो शांत जल में नाव की चाल। दोनों बंदरगाह के बीच में नाव की चाल x मानो, अगर धारा के साथ गया होगा तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा गया होगा तो घट गया होगा। तो विपरीत दिशा में अगर सेम दिशा में जाएगा तो 4 घंटा लगता है। तो सर जी दूरी बराबर में 4 गुना समय, विपरीत दिशा में गया तो 5 घंटा लगा, दूरी बराबर में 4 गुना समय। ये टोटल डिस्टेंस, ये भी टोटल डिस्टेंस हुआ, उसी दूरी को ये दोनों कवर किया है। सर जी दोनों बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस 4 से गुना करोगे 4x प्लस में 4 दूनी 8, 5 से गुना करोगे 5x माइनस में 5 दूनी 10, इसको इधर करोगे इसको इधर करोगे, 5x में से 4x जाएगा x होगा, ये 18 हो गया। तो नाव की चाल आ गया 18 किलोमीटर पर घंटा। आगे आइए बच्चे, बोला गया है 10,025 रुपया का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त की मान क्या होगा। चलिए जल्दी से बनाइए बउआ, बताइए इसको। सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। सॉरी मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं बच्चे, टेंशन नहीं लेना है। इसमें जब भी किस्त वाला क्वेश्चन है, हम कई बार बताए, इसकी फ्रैक्शन मान लेना है 1/20। तो यहाँ पे लिखना है बच्चे मूलधन प्रिंसिपल, और यहाँ पे अमाउंट या किस्त लिखना है। क्या लिखना है, अमाउंट या किस्त। सर जी मूलधन अगर 20 है तो 1 साल में 20 से 21 रुपया हो जाएगा किस्त। इसकी स्क्वायर करेंगे 2 साल के लिए 400 होगा, ये 441 होगा। लेकिन मुझे एक शब्द का प्रयोग बोला गया है, 2 समान किस्त है, प्रत्येक किस्त की मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना। यदि किस्त समान ही है, जब कुछ नहीं बोले समान ही है, ये 441 है, इसे भी 441 करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 21 से गुना करेंगे। यहाँ 21 से तो यहाँ भी 21 से। सर 21 गुना 21 अगर करेंगे तो 400 कितना होगा सर जी, ये 420 होगा। सर जी मूलधन 420 और 400 820 हो गया। और क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया गया बच्चे, क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया गया, हेलो सुनिए बुआ, मेरे अनुसार मूलधन 820 है, क्वेश्चन के अनुसार 1025 है, तो 820 बराबर में हो जाएगा 1025। तो 1 यूनिट की मान होगा 1025 बटा 820। 820 पूछा गया प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त कितना 441 है। तो 825 बट्टा में 1025 बट्टा में 820 गुना में 441। साथियों ये पूरा फाइनली कट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 551.25। आंसर क्या होगा, सी होगा। हाँ आगे आइए बच्चे, बोला गया एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पे क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग की भुजा ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग की भुजा में 5 का वृद्धि कर दियो तो x + 5 हो गया। पहले वर्ग की भुजा x रहा होगा तो वर्ग की क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसकी स्क्वायर प्रेजेंट में पहले इसकी स्क्वायर, दोनों की अंतर लिए कितना हो गया 165 आ जाएगा, क्योंकि इतना ही बढ़ा था। अभी की एरिया में से पहले की एरिया घटाएंगे तो 165 आ जाना चाहिए। ये a + b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में ab 2ab होता है 5 दूनी 10, x प्लस में 25 माइनस में x स्क्वायर बराबर में 165। इससे ये कट गया, इसको उधर जा घटाओगे 10, x बराबर में कितना होगा 0, ये 4 होगा, ये कटेगा, x की मान कितना हो गया 14। तो वर्ग की भुजा x था जो कि हमारा कितना आ गया 14 आ गया।
ये बताएंगे, बोला गया एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, यदि दोनों वृत्त के छोरों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफल के 2 गुना के बराबर हो तो इसके आधार का त्रिज्या कितना होगा। बोला गया है एक लंबवृत्तीय बेलन है, वो 6 मीटर ऊंचा है और दोनों वृत्त के छोर, तो दोनों लंबवृत्तीय का जो छोर होता है वो बेलनाकार का कैसा होता है, वृत्त का जैसा होता है, ये वृत्त होता है। तो दोनों अगर वृत्त की क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 गो है तो दोनों का योगफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर का योग का 3 गुना, तो इसका 3 गुना ये किसके बराबर है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई आर एच का दुगना, ये दुगना के बराबर है। साथियों ये 2 पाई से 2 पाई समाप्त हो जाएगा, 2 गो आर से 1 गो आर समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 बचा और यहाँ h की मान 6 था, 6 गुना 2 और यहाँ पे एक आर भी बचा था, यहाँ पे 2 गो आर था तो एक 3 आर हो जाएगा। सर 3 दूनी 6, आर की मान 2 दूना 4, कितना होगा 4 होगा। आर की मान 2 दूना क्या होगा बच्चे 4। क्या होगा 4 होगा, आंसर ई हो जाएगा। चलिए बउआ ध्यान सुनिएगा, चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है साथियों कि यदि एक समांतर श्रेणी n पदों का योगफल, अगर n पदों का योगफल दिया गया है, योग दिया गया है आपका 5n स्क्वायर माइनस में 3n हो तो इसका पीमा पद क्या है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए पहला पद का योग, अगर 2 समांतर श्रेणी लोगे, मान ली 3 समांतर श्रेणी लेते हैं, 3 5 7 9, देखिए ये हमारा 1 2 3 4 पद हो गया। अगर पहला पदों का योग निकालेंगे तो 3 ही होगा, दूसरा पदों का योग 5 3 8 हो जाएगा, और तीसरा पद का योग अगर निकालते हैं तो 5 3 8 और 5 3 8 7 15। सर ऐसा क्यों, इसको छोड़ दो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर सर हम 15 में से इस 8 को घटाते, अब 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सर अगर 3 पदों का अगर योग कितना हो गया, देखिएगा पहला पद का 5 5 3 8 2 पदों का योग, और 8 हो गया 5 3 8 8 7 15 15 हो गया। अगर हम 2 पदों का योग जोड़कर 8 3 11 घटाते हैं, 8 3 ए भाई हम करना क्या चाह रहे हैं उस बात को समझिए। सर जी अगर ये 8 घटाते हैं, 2 पदों का योग घटाएंगे, तीसरा पद निकलकर आ जाएगा। 2 पदों का योग कितना है 8, तीसरा पद मतलब 2 पदों का योग अगर हम तीसरे पद के योगफल में से घटाते हैं तो तीसरा संख्या निकलकर आ जाएगा। अगर हमें दूसरी संख्या चाहिए तो दोनों पदों का योग कितना है 8, 8 में से पहला पद घटा देंगे, योगफल में से पहला पद घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। ये अभी समझ में नहीं आएगा, पहले समझिए। हम पहले Sn की फॉर्मूला दिया गया है 5n स्क्वायर माइनस में 3n। अगर सम ऑफ n पहला पद निकालते हैं, यहां पे n की मान 1 रखेंगे तो ये 5 होगा और ये 3 होगा, पहला पद 2 आ गया। S2 अगर निकालते हैं तो अगर n की मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 5 20, और यहां पे n की मान 2 रखेंगे 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 14 हो जाएगा। तो देखिए पहला पद अगर हमारा आ गया 2, क्योंकि पहला पद का योग पहला ही होता है, पहला दूसरा पद अगर निकालेंगे तो सर जी पहला पद घटा देंगे दूसरे पदों का योग में से, तो जो आएगा वो 12 आएगा, और 12 हमारा दूसरा पद हुआ। समझ में आया, 12 हमारा दूसरा पद हुआ। इस क्वेश्चन का सबसे बेहतर तरीका यही है सॉल्व करने का, कि सभी पदों का योग निकाल लिए, उससे पहले वाला योगफल घटा देंगे तो वो संख्या आपका निकल जाएगा। पहला पद का योगफल घटाएंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, दूसरी पदों का योगफल में से। दूसरी पदों का योगफल यही है, उसमें पहला पद का योगफल, पहला पद की संख्या जो होता है वही योगफल होता है, वही संख्या होता है। अगर इसमें से घटा देंगे तो वो संख्या हमारा आ जाएगा। तो अगर 2 संख्या आ गया तो टी पी पूछा है, तो टी एन की फॉर्मूला होता है ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है, मतलब टी पी पूछा है। तो ए मतलब पहला पद कितना है 2, प्लस में n के जगह पे क्या p है -1, डी हमारा कितना है, तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालोगे तो a2 में से a1 घटा दोगे तो d 12 में से 2 जाएगा तो 10 होगा। कॉमन डिफरेंस हमारा 10 आ गया। तो सर ये 2 हुआ, ये 10 इसमें गुना करोगे 10p माइनस में 10 हुआ।
ये बताओगे ये कितना हो जाएगा, 10p माइनस 10 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, -8। तो 10p -8 आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। अरे हाँ या ना। आगे आइए, इसमें कोई तरह का समस्या है, कोई तकलीफ है तो मुझे बताएंगे। आगे बोला जाता है साथियों कि ताश के 52 पत्ते में से 2 पत्ते अतिरिक्त निकाले गए, इनमें से एक हुकुम और एक इक्का पाने की क्या प्रायिकता है। देखिए ये भी, अगर इससे पहले में कोई दिक्कत है तो बताइए, हम इसको चेंज करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 21 में बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, फिर से समझेंगे एक बार। अगर S1 पहले निकालते फिर S2, ये योगफल है, तो अगर टोटल योगफल में से जस्ट उससे पहले वाला योगफल घटाओगे तो अगली संख्या निकल कर आ जाएगा। मतलब मुझे A2 चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए, तो पहली संख्या का योगफल घटा दो। तो सीधा सीधा आपको 1 और 2 संख्या निकालना है। कैसे निकालना है, ये क्वेश्चन जब भी रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर है। ध्यान रखोगे कि पहली संख्या आप S1 रखोगे तो 2 आया, पहली संख्या जैसे वैसे लिख दो। S2 जो निकालोगे योगफल है, 14 में से पहली संख्या घटा दो, A2 निकल जाएगा। A2 निकल गया, बस 2 ही निकालना, कॉमन डिफरेंस। A2 में से A1 घटा दोगे, आ जाएगा। TN पूछा है, पीमा पद पूछा है, एनमा पद पूछेगा, कोनो पद पूछेगा, तो अंतिम पद की फॉर्मूला ही ये होता है। फॉर्मूला लिख के, और पीमा पद पूछा है तो N की जगह पे P रख दोगे, जहां जहां P है वहां वहां P रख दोगे, आ जाएगी फॉर्मूला। ठीक है, आगे आइए। बोला गया ताश के 52 पत्ता होता है। सबसे पहले समझिए 52 पत्ता में क्या क्या होता है। तो ये सबसे पहले तो 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है, और इस 26 में से 13 पत्ता आपका बढ़ता है। क्या क्या बढ़ता है सर जी, हम बता रहे हैं आपको। 13 पत्ता आपका पान का होता है, जिसको हट बोलते हैं। 13 पत्ता डायमंड का होता है, ईट का होता है। 13 पत्ता हुकुम का होता है, और स्पीड चिड़ी का होता है। 13 पत्ता चिड़ी का होता है। मेरे प्यारे साथियों, बोला गया है कि 2 पत्ता निकाला गया, तो NS बराबर में क्या होगा, 52 में से 2 पत्ता चुना गया। बोला गया है हुकुम और इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इक्का, सभी पत्ते 4-4 होते, इक्का 4 हो गए। इक्का पान में भी होगा, इक्का ईट में भी होगा, इक्का हुकुम में भी होगा, इक्का चिड़ी में भी होगा। तो आप बताएंगे, बोला गया इक्का, बोला गया उनमें से एक हुकुम होने की और एक इक्का पाने की। तो ये हुकुम है टोटल कितना, 13, और इक्का पाने की, तो इक्का टोटल 4 होता है। तो एक हुकुम वाले भी इक्का इसमें काउंट हो गया। तो इसमें से एक हुकुम वाले इक्का को हटा दोगे हुकुम में से, तो 12 को टोटल हुकुम आया, और इसमें हुकुम का जो इक्का है वो चला गया इसमें। तो 4 पत्ता यहां से हो गया, 12 पत्ता ये। तो सर जी 2 पत्ता चुनना है, तो सर जी 2 पत्ता अगर चुनना है, 2 पत्ते चुना गया, तो सर जी 12 में से कोई हुकुम का कोई पत्ता होगा, या फिर 4 में से कोई और क्या हो सकता है, और एक पत्ता क्या हो सकता है, तो इक्का का है। तो 4 पत्ता में से कोई एक इक्का होगा, बट्टा में टोटल कितना होगा, 52C2 होगा। एक एक रहता है तो जो 12 है 12 लिखाएगा, जो 4 है वो 4 ही लिखाएगा। ये 52C2 है तो 52 को 2 बार पीछे लेके जाओ, 52 गुना 51, और ये 2 लिख दोगे। ठीक है, ये 2 लिख दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो कटता है वो काट दीजिए। इससे 52 से काटेंगे, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26। अब इसको काटोगे तो सर 3 से काटोगे ये 4 हो जाएगा, और 3 से इसको काटोगे तो 17 तिया 51, फिर 13 हो जाएगा, ये 2 होगा, 4 दूनी 8, ऊपरे 8 होगा, 13 गुना 17 करेगा, 17 तिया 51 का 1 बाकी हाथ में 3, 17 18 19 20 21 22, तो 8 गुना 221 हो गया आंसर। मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया, 8 बटा 221। हमने क्या किया, फिर से समझेंगे बच्चे। टोटल 52 पत्ता होता है ताश के गड्डी में। ताश के कड्डी में 2 प्रकार का होता है, लाल पत्ता, 26 लाल 26 ब्लैक होता है। उसमें भी 26 भी 13 बट जाता है। तो 13 आपका हर्ट का होगा, जिसको पान बोलते हैं, लाल पान बोलते हैं। ईट होता है, जिसको डायमंड बोलते हैं। स्पीड्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुकुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, हुकुम बोलते हैं, है ना। और
क्यूब्स जो होता है वो चिड़ी होता है, 13 होता है। बोला गया है 2 पत्ता निकाला गया तो 52C2 तो होगा ही होगा, ये तो आप पढ़े ही होंगे। प्लस में बोला गया है कि हुकुम और इक्का, हुकुम और इक्का होना चाहिए, 2 पत्ते हुकुम भी होना चाहिए, तो 13 पत्ता हुकुम का है। तो इक्का जो होता है, फेस कार्ड जो होता है, सभी पत्ते 4-4 होते हैं। इक्का मान लीजिए, इक्का सभी में होंगे, 2 लाल में 2 ब्लैक में। तो हुकुम में भी इक्का आ गया, तो एक हिक्का हुकुम से निकाल लीजिए। तो हुकुम में 13 पत्ता था, एक निकाले तो 12 बचा। तो 12 में से कोई पत्ता इक्का का होगा, और का मतलब गुना होता है, बीच में हमने गुना लगाया, तो 4 पत्ता में से कोई इक्का होगा, लाल हो ब्लैक हो कुछ भी हो, 4 में से एक होगा। बस यहां से सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। आगे बोला जाता है इसकी मान बताइए। आप हमेशा याद रखेंगे बच्चे कि 10 अल्फा बराबर में कॉट अगर बीटा रहे, तो 10 अल्फा और कॉट बीटा रहे, ये कब बराबर होता है? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री हो जाए। क्यों सर? तो इसे लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। ये 10 में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे। तो ये दोनों तभी बराबर होगा जब ये दोनों के एंगलों का योग 180 डिग्री हो। मतलब 2a प्लस में a प्लस में 60 डिग्री की मान कितना होना चाहिए? 90। सर ये 2a प्लस a कितना होगा? 3a। 90 में से 60 जाएगा, 30 डिग्री होगा। तो a के मान कितना हो जाएगा? कटेगा तो 10 होगा। a हमारा कितना हो गया बच्चे? 10 डिग्री हो गया। 2a पूछा गया, a का मान क्या होगा? न्यून कोण होगा जो कि 10 डिग्री होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना समय गवाए हुए जिनको जो कहना है वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। 1/a प्लस में 1/b, अगर ये ऐसा रहे कि a इक्वल a 0 0 b 1 1 रहे, तो इसका मतलब इसका बराबर में भी 1 होता है, क्योंकि ये संरेखीय है और संरेखीय में यही होता है। तो आंसर आप डायरेक्टली 1 लगा सकते हो, कोई बात नहीं। जिनको नहीं समझ में आया मैं समझा देता हूं। संरेखीय में त्रिभुज के एरिया क्या होता है? तो त्रिभुज के एरिया 0 होता है। त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए बताए थे कि 1/2। संरेखीय किसको बोलते हैं? कोलिनियर। एक ही रेखा पे 3 बिंदु हो उसे कोलिनियर कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज, मानिए ये त्रिभुज है, 3 बिंदु से मिलकर बना है, कोई पकड़ लिया इसको यहीं पे सटा दिया, मतलब ये यहां से खत्म हो गया, ये बिंदु इसी पे आ गया, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आ गया, मतलब इस त्रिभुज, ये त्रिभुज है, संरेखीय त्रिभुज होता है, लेकिन एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी एरिया 0 होता है। ठीक है बच्चे, तो 1/2। अब आप ये जो क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, जो निर्देशांक लिखा है, जैसे लिखा है ऊपर नीचे करके लिख लीजिए, 0b फिर 1 1। आप ये जो शुरुआत में जो लिखे उसको एक बार पुनः लिख दीजिए। ऐसे एरिया निकालने का तरीका है, आप 5 भुजा 10 भुजा कुछ का भी एरिया निकाल सकते हैं। संरेखीय है, त्रिभुज के एरिया 0 होगा। जो अगर 4 भुजा रहता पूरा लिखते, जो शुरुआत में उसको एक बार और रिपीट कर देते। अब यहां से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, ये 2 उधर जाके गुना होगा, 0 होगा। ये क्या लगा है? मोड लगा है। तो सर जी इधर गुना करेंगे तो ए भी हो जाएगा, ये 0 गुना 1 करेंगे तो 0 होगा, 0 गुना 1 करेंगे 0 होगा, माइनस, फिर इसको इधर गुना करेंगे, 0 गुना 0 होगा, फिर इसको गुना करेंगे प्लस में b होगा, फिर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? प्लस में a होगा, बराबर में 0 हो गया। मेरे साथियों यहाँ से क्या आया? ए बी, यहाँ से क्या है? माइनस a प्लस b, बराबर में 0 आया। साथियों ऐसा करते, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो ए बी माइनस ए बी है, बराबर का उस और जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस ए बी होगा। अब ऐसा करते हैं कि इसके कुछ इधर कुछ नहीं था, 1 गुना ए बी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 गुना ए बी है, इस और जाएगा तो भाग में होगा, 1 बराबर में हो जाएगा a प्लस बी बटा में ए बी। ऐसा कीजिए, एक बार इसमें ए में भाग दे दीजिए ए बी से, एक बार बी में भाग दे दीजिए ए बी से। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, आप इसमें भाग दीजिएगा तो ये 1 होगा, ये 1/ab से a से a कट जाएगा तो 1/b होगा। इसमें भाग दे, b में भाग दे, b से b कटेगा तो क्या बचेगा? 1/a बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1/a प्लस में 1/b बराबर में 1। आंसर क्या हो गया? a। आंसर क्या हो गया बच्चे? a। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताएंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। देखिए समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है
और इक्विलेटरल ट्रायंगल में परिवृत्त बाहर से अगर वृत्त जाए और इसी को यहां से यहां मिलाएंगे, ये हमारा परित्रिज्या होता है। और अंतः त्रिज्या जो हमारा होगा ये अंदर की ओर जाएगा और इसकी प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर। तो परित्रिज्या निकालने की फॉर्मूला होता है a/√3। अंतः त्रिज्या निकालने के फॉर्मूला होता है r बराबर में a/2√3। तो सर ये दोनों की अनुपात अगर निकाला जाए तो a/√3 अनुपात में a/2√3। सर a से a कट गया, √3 से √3 कट गया, ये 1 आया, ये 1/2 आया। इसको इधर भेज दीजिएगा, 2:1 होगा। तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि सर जी परिवृत्त अंतः त्रिज्या और ऊंचाई में एक सीधा सीधा क्या पूछा गया, परिवृत्त और अंतःवृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। परिवृत्त अगर 2 होगा, अंतः त्रिज्या 1 होगा। ये 1-2 है, ये नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतः त्रिज्या के अनुपात 2:1 होता है। साथ में अगर ऊंचाई के अनुपात पूछ दे तो ऊंचाई 3 होता है। ऊंचाई का अनुपात कितना होता है, 3 होता है। ऊंचाई का अनुपात 3 होता है। ये भी पूछता है कि परिवृत्त अंतः त्रिज्या और ऊंचाई में समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई में क्या क्या रेशियो होता है। तो यही रेशियो होता है, 2:1:3 होता है। 2:1:3 होता है। ये त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज के एरिया होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में इतनी जानकारी आप जरूर रखेंगे, इतनी जानकारी जरूर रखिएगा। बोला गया निम्नलिखित आवृत्ति का बंटन पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है बच्चे, कंसीडर क्या करना है। तो बोला गया है मॉडल क्लास होगा। निम्नलिखित में मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास वही होगा जो क्लास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देता होगा, सबसे ज्यादा आवृत्ति दे रहा होगा। आप देखेंगे ग्राफ में जो सबसे ज्यादा ग्राफ दे मतलब फ्रीक्वेंसी दे रहा होगा, यही आवृत्ति है। और इस आवृत्ति में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू 30 है। तो 30 का ही सामने देखोगे, यही मॉडल क्लास हुआ। मॉडल क्लास हमारा कितना हो गया, 30 से 40 के बीच में, यही हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, यही हमारा बारंबारता हो गया। तो 30 से 40 के बीच हमारा मॉडल क्लास होगा। आंसर क्या होगा बच्चे, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। साथियों ये भाग में है, आप जानते हैं इसको लिख सकते 10 गुना, ये भिन्न का भाग अगर है ऊपर लेके जाओगे ये गुना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 6 भाग 180, 6 भागा 1/180, क्योंकि इसके ऊपर 180 गुना करेंगे तो ये गुना में हो जाएगा 180, क्योंकि उसके ऊपर था 1/180 ऊपर गया, 1 नीचे आ गया। 18 छक्का 102 इतना हो गया। अब यहां से क्या बचा, तो 5 भागा 1/102, इसको ऊपर लेके जाओगे 5 गुना इतना, सर गुना करोगे 0, 5 दूनी 10, 5 सर जी ये कितना होगा जी, 0, 5 दूना 10, 18 ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 18 छत्तीस 38 54, 6 पंच ये गड़बड़ लग रहा है जी। 6 पंचे 30 हो जाएगा, 18 छत्तीस 38 54, 5400 होना चाहिए। ये गड़बड़ कैसे हो रहा है, ये गड़बड़, ये तो मुझे देख कर ही लग रहा है 5400 होगा। कैसे सर, ये ऊपर जाएगा तो 180 होगा। अच्छा 18 छक 108 होता है, सही बात है, सही बात है। 18 छक्का 108 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गुना करेंगे तो ये देखो अगर भाग में सभी है तो डायरेक्ट इसको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। 6 पंचे 30, 30 गुना 10 300, 18 छत्तीस 38 54, 5400 आंसर हो जाएगा, ए होगा। बस दिमाग ही नहीं लगाना है, भाग है ये सिंपल क्वेश्चन होता है। जोड़ रहता तो हम अलग तरीका से बताते, जोड़ रहता तो अलग तरीका से बताते। ठीक है बच्चे, जो जैसे अभी बताया इसको ऊपर लेकर जाओगे 10 गुना होगा, फिर 180 को ऊपर ले जाओगे, 18 छक्का 108 होगा, है ना, 108 1080 होगा, फिर 1080 में 5 से गुना करेंगे 5400 हो जाएगा, ये होगा बच्चे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है साइन 105 डिग्री की मान बताना है। तो साइन 105 को लिख सकते हो साइन 60 + 45,
105 डिग्री होता है। तो सर जी एक फार्मूला लिख देते हैं कि साइन ए प्लस बी की मान क्या होता है। सर ए प्लस बी की मान होता है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस में कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होता है। साइन ऑफ क्या होता है बच्चे, बी होता है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। चलिए बच्चे अब साइन ऑफ 60 डिग्री के मान निकालेंगे। साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ बी तो 45 डिग्री है, प्लस में कॉस ऑफ ए मतलब 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ बी, बी मतलब 45 डिग्री। सर साइन 60 की मान होता है √3/2, कॉस 45 की मान होता है 1/√2, ठीक है, प्लस में ये कॉस 60 की मान होगा 1/2, ठीक है 1/2, और साइन 45 की मान होगा 1/√2। सर जी नीचे में तो √2 हो जाएगा, ऊपर में √3 प्लस में 1 हो जाएगा, तो √3 + 1 बट्टा में 2√2, आंसर क्या होगा, सी होगा। 28 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, सी होगा। √3 + 1 2√2। 29 में बोला गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। जिन बच्चे को जो भी बोलना है, जो भी कहना है कह सकते हैं। हम अगर कमेंट देखेंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, ये आपको भी पता है कि आप लोग थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अपर लेवल के बातें कर लेते हैं। बोला गया यदि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। 80% का मतलब होता है कि पहला विकर्ण अगर 100 होगा, दूसरा विकर्ण 80 होगा। इसकी फ्रैक्शन मान भी ले सकते हैं, तो ये 4 और ये 5, मतलब अगर पहला विकर्ण मान ये 5a है तो दूसरा विकर्ण जो है 4a होगा। आप जानते हैं बोला गया है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। तो 1/2 पहला विकर्ण मानिए कितना है, तो सर जी 4a है, दूसरा विकर्ण कितना है 5a है। ये बोला गया है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो बड़े विकर्ण, तो बड़े विकर्ण यही हो गया, यही बड़ा हो गया, यही बड़ा हो गया, बड़े विकर्ण की स्क्वायर, तो बड़े विकर्ण के स्क्वायर का x गुना है, गुना में x है। साथियों एक बात आप मुझे बताओगे, ये इससे कट जाएगा तो ये 2 होगा। सर जी 2a इंटू में 5a और ये 5 का स्क्वायर 25, a इंटू a स्क्वायर गुना x। सर जी आप मुझे बताइएगा, इससे a से a स्क्वायर खत्म हो गया, 5 से काटेंगे ये 5 होगा, इसको इधर लेके आएंगे, x बराबर में हो जाएगा 2/5, ये 5 गया, तो x की जो वैल्यू पूछा है वो 2/5 होगा। आंसर क्या होगा, a होगा। बोला है समचतुर्भुज का विकर्ण होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, और समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है आपस में एक दूसरे को लंब द्विभाजित पर विभाजित करता है, लंब द्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। याद रखेंगे, बोला गया है एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात 23:22 है। यदि पथ पर 5 मीटर चौड़ा है, पथ 5 मीटर चौड़ा है, तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा। साथियों एक आंतरिक वृत्त है, एक बाह्य वृत्त है, ये छोटी आर और ये बड़ी आर, और इसकी चौड़ाई दिया गया है 5 है, मतलब बड़ी आर में से छोटी आर को घटाएंगे तो 5 होना चाहिए। साथियों वृत्त की परिधि होता है 2πr, और छोटी वृत्त की परिधि होगा 2π छोटी आर, और इसकी अनुपात दिया गया बड़ी वृत्त की 23 है परिधि, छोटी वृत्त की 22 है। तो अनुपात दिया गया है यहाँ से, तो उसी की परिधि हम लिख लिए। पहला वृत्त बाहरी है इसलिए बाहरी को हमने बड़ा आर से डिनोट किए और आंतरिक को छोटी आर से। सर 2π कट गया, r/r हुआ, मतलब 23/22, बड़ी आर अगर 23 तो छोटी आर 22। तो बताओगे रास्ते की चौड़ाई कितना होगा, तो बड़ी आर में से छोटी आर को घटाए 1, और क्वेश्चन के अनुसार 5 दिया गया है, तो 1 की मान 5, तो छोटी की आर की मान कितना होगा, त्रिज्या 5 दूनी 10, 5 दूनी 11, 110 मीटर। लेकिन छोटी आर नहीं पूछा है, व्यास पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो 2 गुना 110 होगा, ये 220 होगा। तो त्रिज्या का डबल होता है हमारा डायमीटर। छोटी मतलब बोला गया है आंतरिक वृत्त की व्यास बताएं, तो आंतरिक वृत्त की व्यास बताना है, मतलब आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमारा 110 आ गया, छोटी आर जिसको बोलते हैं, उसी का डबल करेंगे व्यास आ जाएगा बच्चे। आगे आइए ध्यान दीजिएगा, बोला गया है एक त्रिभुज है ABC,
और एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज ही है, एक त्रिभुज है डीबीसी का आधार जो है बीसी है, तथा बीसी के विपरीत दिशाओं में दोनों त्रिभुज है, दो त्रिभुज, इसी का विपरीत आधार बीसी ही है। और बोला गया यदि ओ विकर्ण एडी तथा बीसी का प्रतिच्छेद बिंदु है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये एक बीसी त्रिभुज, ये बीसी है और ये मानिए कि ये ए है, ए बी सी, और एक त्रिभुज मानिए इस और है, यहां पे कहीं होगा। यह थोड़ा और, ये है, ये क्या है, डी है, एक दूसरे के विपरीत हो गया। ये बी सी आधार हुआ, बोला गया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज इसका विपरीत है, वहां विपरीत बोला गया, विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशा मतलब नीचे है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसको यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये त्रिभुज की ऊंचाई हो गया, ये बेस हो गया। यहां से इसको डालोगे ये परपेंडिकुलर हो गया, त्रिभुज की ऊंचाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइएगा, अगर आप इसे मिला देते हैं तो ये विकर्ण हो गया ए और डी, ए बोला गया है कि ए डी बी सी को प्रतिच्छेद करता है, विकर्ण जो है एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करता है, मिला दिए हम। मेरे प्यारे साथियों, अब इसमें बताओगे त्रिभुज की क्षेत्रफल होता है 1/2, इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज मतलब क्या, डी बी सी का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है बी सी गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है h, और 1/2 बी सी तो है, और ऊंचाई बी सी, तो बी सी इसका आधार हुआ, ऊंचाई इसका कितना है, तो h2 मानिए, क्या मानिए, h2, ये h मानिए, इसका बड़ी h मानिए, सबसे बढ़िया, ये क्या है बी सी गुना में बड़ी h। सर जी एक बात आप मुझे बताइए, BC से BC कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो h बट्टा में बड़ी h कैसे निकालेंगे। अब ये दोनों की मान किसके बराबर, इसके बराबर तो दिया नहीं है। एक बात बताओ, इस ये अगर दो रेखा, तिर्यक रेखा एक दूसरे को कट करे तो ये और ये सीधा अभिमुख कोण होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा। साथियों एक बात बताओ, अगर हम इसमें ये अगर थीटा लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो एक मेरा कंडीशन बना है कि अगर मानिए हम इसमें साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सामने वाला अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला p/h, 90 के सामने वाला h होता है, तो p हमारा कितना है, h है, h है, और बटा में क्या होगा, तो ये OD होगा, OD होगा, OD होगा। इस त्रिभुज में अगर साइन थीटा लेते हैं, इस त्रिभुज में अगर साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा, तो सर जी इस त्रिभुज में साइन थीटा लेते हैं तो सामने वाला h बट्टा में क्या होगा, h बट्टा में क्या होगा, ये तो छोड़ो, दोनों तो साइन थीटा ही है ना, एक ही साइन थीटा में काम कर जाएगा बराबर। यहां से साइन थीटा लेते हैं तो h बाय इधर से क्या होगा, ये h ये कर्ण है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने में ये कर्ण होता है, क्या होगा, h बाय o से a की लंबाई, o से a की लंबाई, जैसे यहाँ लिए थे तो h बाय ये कर्ण हो गया, कर्ण क्या है, OD है। सर जी एक बार इस h को यहाँ ले आए, इस h को यहाँ ले आए सर जी, जी सर, तो सर जी क्या हो जाएगा, यह तो इसको यहाँ, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो OA बटा में OD बराबर में क्या होगा, h बटा h। तो जहाँ h बटा h है वहां पे लिख सकते हैं AO बटा में OD, AO बटा में AD। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या हो जाएगा, AODO, आंसर क्या होगा, B होगा, आंसर क्या होगा, B होगा। हमने साइन थीटा लगा दिया, 90 डिग्री था ही, कर्ण था ही, दोनों त्रिभुज में, दो त्रिभुज में लगा दिए, एक त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज में देख रहे ये भी 90 डिग्री में है और ये भी 90 डिग्री में है। इस त्रिभुज में कौन कौन सा त्रिभुज में, एक बार हम आपको रिपीट करा देते हैं। एक बार इस त्रिभुज में हमने लगाया, एक बार
इस त्रिभुज में लगाया, देख लो भाई साहब। और दोनों का एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री, मतलब थीटा थीटा है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोला गया है, ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। अब बताना है कि चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है साथियों, दूसरे चतुर्थांश में है। इसके नीचे, ऊपर नीचे, अगर मानिए इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है, ये प्लस में है तो ऊपर नीचे 1 माइनस में साइन थीटा, नीचे में 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, कर दीजिए, थोड़ा अच्छा ही रहेगा, यहीं पे कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा, नीचे में 1 प्लस में साइन थीटा। तो नीचे में a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में a माइनस है ना, पूरा कर ही देते हैं, लिख लो, रूट अंडर 1 माइनस में साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस में साइन थीटा था। तो अपने मन से कंजुगेट साइन से ऊपर नीचे गुना 1 माइनस में साइन थीटा, नीचे में भी 1 माइनस में साइन थीटा, प्लस में रूट अंडर ये है 1 प्लस में साइन थीटा, नीचे में 1 माइनस में साइन थीटा, ऊपर नीचे 1 प्लस में साइन थीटा, नीचे में 1 प्लस में साइन थीटा। तो सर जी आप देख पा रहे हैं एक बात कि ये सेम चीजें हैं, तो ऊपर में हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में a प्लस बी, ये इसको a मानिए और इसको b मानिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। इसमें भी वही करेंगे, तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर, 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सेम चीजें दो बार है। 1 ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सर जी ये जानते हैं, ये सीधा सीधा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से रूट हटेगा तो 1 माइनस में साइन थीटा होगा, नीचे में कॉस थीटा होगा, ये भी आप जानते हैं 1 प्लस में साइन थीटा होगा, नीचे में कॉस थीटा होगा। आप जान रहे हैं नीचे में कॉस थीटा होगा, तो ये 1 माइनस में साइन थीटा प्लस में 1 प्लस में साइन थीटा। सर इससे ये कट जाएगा, 1 1 2 होगा, नीचे में कॉस थीटा है, ऊपर जाएगा तो सेक थीटा होगा। अभी ये डायरेक्ट आंसर नहीं मार देना है, क्यों सर? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका, सेकंड अगर क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉस या सेक नेगेटिव होता है, तो ये जो 2 सेक थीटा क्या होगा, 2 सेक थीटा नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, इसमें केवल साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें होगा कॉस और सेक पॉजिटिव। फोर्थ में होगा, चौथा में हो जाएगा क्या, कॉस और सेक पॉजिटिव, तीसरा में टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, पहला में ऑल आर पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक हमारा नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव लगा दिए, नेगेटिव वाला आंसर होगा। स्पष्ट बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में है। आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इसे आपसे इसकी जानकारी लेना है। तो इसकी जानकारी अगर चाहिए तो ये अल्फा प्लस बीटा और नीचे में अल्फा इंटू बीटा की मान होना चाहिए। इसको सॉल्व किए तो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। सर आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की मान मूल्यों का योग माइनस बी बाय ए होता है, ऑलरेडी माइनस में 7 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी बाय ए हमारा कितना है, ये 5 है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी कितना है 1/5 होगा, 1/5 होगा। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा हमारा 7/5 हुआ,
और अल्फा इंटू बीटा 1/5 हुआ, इससे ये कट जाएगा। आंसर क्या होगा? 7, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में क्या है? नहीं है। अरे हाँ या ना? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक पेड़ हवा से टूट जाता है और इसकी शिखर जमीन पर इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण पर छूता है। पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये पेड़ है पूरा का पूरा। मानिए यहां से पेड़ टूट गया है और यहां पे टच कर गया है। साथियों 30 डिग्री पे जाके टच किया है और ये इसकी इसकी बोला गया है जड़ से जहां पे इसकी जो है वो ऊपर वाला भाग टच किया है वो 30 मीटर के दूरी पर है, 30 मीटर का दूरी पे है। आप जानते हैं एक ट्रिपलेट जो है वो अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 90 है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। तो यही वाला भाग ये सटा हुआ है। तो जो वृक्ष की ऊंचाई होगा ये प्लस में ये 30 के सामने 1 और ये वाला कुछ नहीं है, तो ये 60 है। 60 के सामने √3 और ये 90 के सामने 2, तो ये यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये भी हमारा क्या है? तो 2 ही है। तो पूरा ब्रिज की लंबाई होगा 2 और 1 कितना? 3 होगा। तो √3 की मान अगर 30 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल मान 30 है और हम ये क्या बोलता है साइड के अनुपात कितना आया? √3 आया। तो √3 रिप्रेजेंट करेगा 30, 1 रिप्रेजेंट करेगा, इससे किसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10√3। आपको क्या करना है? तो 3 बराबर में कितना होगा? तो 10 या 30√3। हमारा आंसर हो जाएगा 10√30। आंसर क्या होगा? बी होगा, 30√30 होगा। कोई दिक्कत है तो बताएंगे। ₹30 है, लेकिन एक बात और ध्यान देंगे, अगर थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देते हैं, मेरे ख्याल से अगर ये सब मान दिया गया तो एक बार √3 की भी मान चेक कर लो। √3 की मान होता है 1.732 होता है। सर जी इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा सर जी, 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना होगा सर जी? 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, 7 तिया 51, ये 3 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद 51.96। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। बहुत अच्छा बच्चे, तो बताओगे दोनों पॉसिबल हो गया तो एक से अधिक आंसर हो गया, एक से अधिक मार सकते हैं। यहाँ पे गलती तो किया ही है, एक ही आंसर देना चाहिए। यहाँ तक ध्यान किसी बच्चे को तो नहीं जाएगा, लेकिन दोनों हमारा आंसर संभव है। आगे आइए बच्चे, ध्यान दीजिएगा। बोला गया एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि ये और इतना ए पॉइंट और बी पॉइंट से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पे ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स अक्ष पे आप जानते हैं y 0 होता है। y क्या होता है? 0 होता है। यहां से एक ए पॉइंट है जो कि 2 - 5 है और एक इक्वल डिस्टेंस पे -2 और 9 है। ये और ये दोनों पॉइंट हमारा दोनों क्या है बच्चे? यहां से यहां तक की लंबाई, जो लंबाई होगा वही लंबाई यहां से यहां तक का होगा। मेरे प्यारे साथियों डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। मानिए ये ए है, ये ओ मान लीजिए, ए ओ का बराबर में ओ बी होगा। आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है बच्चे। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर करेंगे, इसका भी रूट लगेगा, इसका भी रूट लगेगा, दोनों बराबर होगा, तो रूट की जरूरत नहीं है, रूट को कैंसिल आउट कर दीजिए। वहां से आप देख रहे सीधा सीधा आपको क्या करना है? 2 - x करना है, तो 2 - x का होल स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5 में से -0 करेंगे, -5 का स्क्वायर 25 होता है। बराबर में ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकल गया। ओ बी की दूरी निकालना है सर, इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस है, माइनस ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। सर इसमें से 0 घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, a - b का होल स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर क्या होगा? 4, माइनस में 2 दूनी 4x, माइनस में 2 दूनी 4x, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 25 होगा। सर जी x स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4x होगा और प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 81,
सर जी एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा। सर जी ये -4x इस और जाएगा तो 8x हो जाएगा। सर जी ये वाला 4x कट जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। सर जी आप जान रहे हैं ये इधर जाएगा तो माइनस में 8x होगा, और ये 25 अगर 81 में से जाके घटेगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 7 5 11 होता है। ठीक है, और यहाँ से कितना होगा सर जी, 7 में से 2 जाएगा, अगर 11 में से 5 जाता है तो 7 8 मतलब हो जाएगा 6 6 होगा। और अगर मानिए 7 में से 2 जाता है 5 होता है, तो 8 7 56, ये कटेगा 8 7 56 होगा, माइनस लगा हुआ है तो x की मान माइनस हो गया, x की मान माइनस हो गया, तो आंसर हमारा जो होगा वो -70 होगा। क्या होगा, -70। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ए होगा, -70 होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, बिना समय को गवाए हुए, समय हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बोला गया है एक जार में 54 कंचे हैं जो नीले, हरे तथा सफेद हैं। बोला गया है कि जार से नीले कंचे चुनने की अदृक्ष प्रायिकता 1/3 तथा हरे कंचे चुनने की प्रायिकता 4/9 है। जार में कितने कंचे सफेद हैं, कैसा कैसा कंचा, टोटल 54 कंचा है। क्या है, तो ब्लू है, ग्रीन है और व्हाइट है, टोटल कंचा 54 है। नीले कंचे चुनने की अदृक्ष प्रायिकता 1/3 है। अगर ब्लू की प्रायिकता b बटा टोटल कितना है, 54 है, तो क्वेश्चन के अनुसार बोला गया है 1/3 प्रायिकता है। इसको काटेंगे 38 38 54, तो b की मान उस और हो जाएगा 18। अब बताइएगा, बोला गया है कि किसका, हरे कंचे चुनने की प्रायिकता 4/9 है। हरे यहाँ से चुनने की क्या है, तो जी है, कितना में से, तो टोटल, टोटल कितना है 54, और इसकी प्रायिकता कितना है 4/9, 9 छक्के 54, 6 चौके 24, तो जी बराबर में 54 आ गया। मेरे प्यारे साथियों, ब्लू और ग्रीन मिला के टोटल कंचा कितना हुआ, 8 4 12, 3 1 4 42। टोटल अगर व्हाइट निकालना है तो 54 में से अगर हम 42 घटा देते हैं, सर जी कितना आ गया, सर जी 12 कंचा, 12 कंचा हमारा क्या है, सफेद है। हो गया, टोटल में से 2 कंचे, तो 2 प्रकार का कंचा आ ही गया है, 12 हो गया है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में इतना बराबर इतना का हल कीजिए, इसका इक्वेशन क्या, रूट्स क्या होगा। साथियों एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, √3 + 1 एक्स है, प्लस में √3 है। साथियों इस इक्वेशन का इसका 2 भाग करेंगे तो -√3 गुना में -1 करेंगे तो +√3 होगा, और इसमें से अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ने और घटाने पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में ये दोनों आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप जानते हैं बराबर के उस ओर जाता है तो माइनस वाले संख्या प्लस में होता है, ये √3 होगा, ये -1 है, बराबर का और उस ओर जाएगा +1 होगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग देते, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देते, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई भी संख्या नहीं है, तो हमारा सीधा सीधा एक्स के 2 रूट्स होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण जो कि √3 और 1 हो जाएगा, तो 1 भी होगा और √3 भी होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। इसको सॉल्व करेंगे सबसे आसान तरीका, हमने -√3 गुना -1 करेंगे, +√3 होगा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो -√3 -1 करेंगे और माइनस कॉमन लेते हैं तो √3 + 1 होता है, जो कि यहाँ के बराबर है। सर जी जोड़ने घटाने पे मिडिल फैक्टर कर दिए, बराबर के उस और भेजेंगे तो माइनस वाले संख्या प्लस में होगा, ये -√3 है, बराबर के उधर प्लस होगा, ये माइनस में प्लस होगा। आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस चित्र में बोला गया है कि यहाँ ये चतुर्थांश है, और चतुर्थांश का एरिया होता है, चतुर्थांश का एरिया होता है 1/4 गुना πr²। वृत्त का 1/4 भाग होता है चतुर्थांश, ये 90 डिग्री है। ठीक है बच्चे, ये चतुर्थांश है, और बोला छायांकित भाग की एरिया निकालना है। छायांकित भाग का पहले पूरा का पूरा आप इसका आपका सेक्टर की एरिया निकालिए, चतुर्थांश का एरिया निकालिए, ठीक है। उसके बाद इस वृत्त का अगर इस ट्रेंगल की एरिया हम घटा देते हैं तो ये सब जो शेडेड रीजन है उसकी भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2, आधार कितना है 3.5, ऊंचाई कितना है त्रिभुज का यहां से यहां तक, ओडी 2 है, 2 से 2 कट गया, 1/4 पाई की मान 22/7 और त्रिज्या हमारा कितना है, तो त्रिज्या यहां से यहां 3.5 दिया गया, 3.5 गुना 3.5, ठीक है, माइनस में इतना, माइनस में इतना। सर इसको उड़ा देंगे तो नीचे आएगा 7×5 = 35, ई काटेंगे 2 बार में, ये जाएगा 11 बार में, ये 35 ही है। सर 3.5 यहाँ भी है, 3.5 इधर भी है, आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, ये सीधा सीधा हो जाएगा कितना, इसको उड़ा सकते तो उड़ा दीजिए, उड़ाएंगे 10 होगा, 5 से काटेंगे 2 होगा, ये 7 हो जाएगा, 11 × 7 = 77, 77/4 दूनी 8 माइनस में 3.5, इसको भाग देंगे 9×8 = 72, 9×8 = 72, फिर 5 उतरा, फिर 8×7 = 5 उतरा 50 हो गया, और 8×6 = 48, लगभग में इतना मानकर घटाइए, इसको घटाएंगे तो ये 1 पॉइंट में, इन 9 में से 6.1 के करीब में हमारा आंसर आएगा। 6 पॉइंट वाला यही आंसर है, लगभग में हमारा आंसर यही होगा, लगभग में आंसर ए ही होगा, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बढ़ोगे भी तो यही आंसर होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो पूरा का एरिया निकाल दिए, चतुर्थांश का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, उसमें से हम ये राइट एंगल ट्रेंगल जो दिख रहा है जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार दिया गया 3.5, जो कि इस चतुर्थांश की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चे। तो हमें घटा दिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। बोला अगर 2 समरूप त्रिभुज है, अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उसकी परिमाप के अनुपात, उसकी भुजा, संगत भुजा के अनुपात, उसकी क्षेत्रफल की मतलब उसकी भुजा के अनुपात सारा क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात, संगत परिमाप के अनुपात, ऊंचाई के अनुपात सारा क्या होता है, बराबर होता है। एरिया निकालना रहे तो स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले बताइए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की परिमाप दिया गया, पहला त्रिभुज की परिमाप दिया गया कितना 36, दूसरा का पीक्यूआर का दिया गया 24, ये है परिमाप। संगत का परिमाप निकाल लिए तो संगत भुजा एबीसी की संगत भुजा, नीचे में पी क्यू की मान दिया गया तो नीचे में लिख दीजिए पी क्यू की मान 10 है। तो दूसरे त्रिभुज में अगर पी क्यू की मान है तो पहला त्रिभुज में ए बी सी की ही मान पूछा है, तो ये पहला त्रिभुज का है, ये दूसरा त्रिभुज का ए बी होगा, इसकी संगत भुजा ए बी होगा, इसकी संगत परिमाप ये होगा। सर कटता है तो काट दीजिए, ये आप भली भांति जानते होंगे। आप 12 से काटोगे 12 × 36, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 5, 5 × 15, ए बी की मान कितना हो जाएगा बच्चे 15, ए बी की मान कितना हो जाएगा 15। अरे हाँ या ना। चलिए आज की क्लासेस का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। बोला गया एक बेलनाकार फाउंटेन पेन जिनकी लंबाई 7 मीटर और व्यास हमारा 5 मिलीमीटर है, तो व्यास अगर 5 मिलीमीटर है तो सबसे पहले त्रिज्या में कन्वर्ट कीजिए, 5/2 होगा। तो सर जी 5/2 का मतलब 2.5 होगा। सर जी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 10 से भाग दीजिए, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा 25.100। इसको काटेंगे तो 4, 1/4 हो गया, त्रिज्या 1/4 हो गया। तो बोला गया है कि यदि पेन में स्याही की पूरी भरी हो तो नली से औसतन 330 शब्द लिखे जा सकते हो। बताइए कि 1/5 लीटर स्याही कितना शब्द लिखा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे गौर से समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जितना स्याही होगा तो स्याही इसमें जब भरा जाएगा तो आयतन में भरा जाता है, तो आयतन में भरा गया है पूरा। अगर स्याही भरा हो तो 330 शब्द लिखा जाता है। अगर 1/5 लीटर हम आपको स्याही दे दे, कितना शब्द लिखोगे? तो बात वाली बात है, पहले आयतन निकालो। 330 शब्द लिखने के लिए कितना आयतन की जरूरत पड़ता है? सर जी बेलनाकार पेन है तो पेन की आयतन, बेलनाकार की आयतन πr²h, क्योंकि स्याही भरा जाएगा आयतन में ही, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होगा स्याही में। सर जी कितना स्याही भरा जाएगा? सर जी 22/7 का प्रयोग करेंगे, πr², r हमारा कितना है तो 1/4, 1/4 गुना 1/4, और ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया। सर जी ये 2 से काटेंगे 11, 2, सर जी हो जाएगा 11/4 में 4 दूनी 8
सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। मेरे प्यारे बच्चे 11/8 सेंटीमीटर क्यूब में 330 शब्द लिखे जाते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 330 बट्टा में 11 गुना में 8 करेंगे। आपके पास 1/5 लीटर है, तो आप जानते हैं 1 लीटर बराबर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1/5 लीटर में हो जाएगा 1/5 गुना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन में होता है, इससे काटेंगे तो 200 सेंटीमीटर क्यूब होगा। मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब हम आयतन की स्याही दिए आपको। तो 330/11 गुना 8 गुना में 200, ये 11 तिया 33, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 8 छक्के 48, 48,000 शब्द लिखे जाएंगे। चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे। गलत कमेंट ना करेंगे बच्चे, हम आपके लिए जो हमसे बन पड़ेगा बिल्कुल करेंगे। आप एक बार प्यार से बैठकर पढ़कर तो देखो, कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जहां तक आपको जाना है 100% सक्षम है वहां तक पहुंचाने में हम। ऐसा मत समझो कि सर प्रॉब्लम होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे, ठीक है। आप अपने आप को पहचानिए, आप एक बेहतर खिलाड़ी हैं और बेहतर खिलाड़ी मंजिल तक जा सकता है अगर बेहतर कोच मिल जाए उसे तो। थैंक यू बच्चे।